बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कब्ज़ा माफिया और ये जो हमारे सरकारी इदारों के अंदर जो बदतरीन किस्म की करप्शन हो रही है, इसी मौजू पे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से लोगों को लूटा जाता है और किस तरीके से लोगों को मजबूर करके उनके जायज़ और लीगल काम भी बग़ैर रिश्वत के और बग़ैर पैसों के नहीं हो सकता। कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से ये इस जुल्म का सिलसिला जारी है और इस जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं है। आप लोगों ने शायद कब्ज़ा माफिया का बहुत ज़्यादा सुना होगा कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज़ हैं। शायद आप लोगों ने चीनी माफिया सुना होगा, आप लोगों ने आटा माफिया सुना होगा, इसी तरह आप लोगों ने कब्ज़ा माफिया सुना होगा। बहुत किस्म के माफियाज़ हैं और हर एक शोबे के अंदर अपना अपना माफिया है और अपने तरीके से वो लोगों और कौम और मुल्क को लूट रहे हैं। लेकिन 75 साल गुजरने के बावजूद कोई भी उन माफियाज़ को पाकिस्तान के अंदर ख़त्म न कर सके। उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, इसी पे बात करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे आपके जितने भी ताकतवर लोग होते हैं वो उसी कब्ज़ा माफिया या उनके हिस्सेदार होते हैं या उनसे मराहत लेते हैं या उसमें से उनको कुछ न कुछ फ़ायदे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी अगर उस माफिया पे कोई मुश्किल वक्त अगर आ जाए तो उन पे कोई भी बंदा हाथ नहीं डाल सकता। आप लोगों को याद होगा इमरान खान के दौर में चीनी माफिया का एक स्कैंडल आया था और उस पर जब इमरान खान ने एक्शन लिया तो फिर उन लोगों को बचा भी लिया गया। और किन लोगों ने बचाया, अभी ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि उस वक्त के सबसे ताकतवर तरीन जो बंदा था उसी बंदे ने उन सारे लोगों को वो बचाते रहे। ये मेरा एक कज़न है और वो मुझे कल बता रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर वो चूँकि सऊदी अरब में थे और वहाँ पे उसने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा कमाया और फिर उसके बाद आकर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, चलो ये पैसा है मैंने कमाया है तो मैं अपने मुल्क के अंदर इसको इन्वेस्ट करूँ। तो उसने इस्लामाबाद में एक कनाल का प्लाट लिया। जब उसने प्लाट लिया तो फिर वो चले गए। जब वो चले गए तो उनको फिर बताया गया कि आपके प्लाट पे किसी बंदे ने कब्ज़ा करके वहाँ पे दीवारें बना दिए हैं और वो कब्ज़ा हो चुका है। वो जब आया उसने देखा तो वो भी हैरान हुआ कि यार किस तरह ये काम हुआ। लेकिन उसने ये एक काम अच्छा किया था कि जब उन्होंने वो प्लाट ख़रीदी तो उसके बाद उसका इंतकाल भी कर दिया था अपने नाम पे। तो ये एक काम जो उसने एक पॉजिटिव किया था, जिसकी वजह से कम से कम ये एक चीज़ साबित हो गई कि वो ये प्लाट उनके मलकियत थी। अच्छा, फिर वो मुझे बता रहे थे कि जो कब्ज़ा माफिया है उसका ताल्लुक़ है बनो से, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है बनो, और वो एक बड़े सियासी लीडर और साबिक़ वज़ीर आला भी रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, एक जमात के बड़े नामी गिरामी लीडर भी है और वो उनका ख़ास बंदा है। फिर वो मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा नामी गिरामी वकील के बारे में बता रहा था कि वो उनका भी एक ख़ास किस्म का पार्टनर है। और ये जो इस्लामाबाद में कब्ज़े करते हैं, एक तरफ पे अगर लीगल साइड पे कोई मसला आ जाए तो उनको वहाँ से प्रोटेक्शन उस तरह की बड़े बड़े वकला की तरफ से, अगर यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई मसला आ जाए तो यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े सियासी लीडर उनके तरफ से उनको सपोर्ट दी जाती है मुबैना तौर पे, और इसी वजह से वो बड़ी आसानी के साथ कब्ज़े कर सकते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि उनके प्लाट के पास और भी प्लाट्स है जिस पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। फिर वो गए इस्लामाबाद की अदालत में और 2 साल से वो इस्लामाबाद की अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। अदालत के सामने उसने अपना, उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो सबूत मौजूद थे, वो जज साहब के सामने रख दिए। जज साहब को बताया कि जज साहब ये मेरे नाम पे इंतकाल हैं, ये मैंने इस बंदे से ये प्लाट उसी वक्त ख़रीदी थी, इतना मैंने उनको पेमेंट किया था, ये चीज़ें हैं मेरे पास। फिर उसने वहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस से रिपोर्ट तलब की, पुलिस ने जाकर मौके को देखा, उसके बाद पुलिस ने भी रिपोर्ट दी। वो मुझे बता रहे थे कि चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बग़ैर पैसों के तो आप कुछ भी नहीं कर सकता, तो वहाँ भी मुझे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े। फिर यहाँ पे अदालत ने तहसीलदार से कहा कि आप मुझे भेज दिए। तहसीलदार साहब को जब भेज दिया तो तहसीलदार साहब ने कमाल कर दिया कि वहाँ पे
चूँकि जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि जब हुकूमत के अंदर अगर आपका कोई मसला आएगा तो फिर आपको बचाने वाले काफ़ी सारे लोग होंगे। तो तहसीलदार साहब ने एक ऐसा रिपोर्ट बना दिया जिसके अंदर कुछ न कुछ गैप उनको दिए गए ताकि ये केस मज़ीद आगे चला जाए और फिर ये जो कब्ज़ा माफिया है ये इस मालिक को थोड़े से पैसे देकर इसी तरह अपने नाम पे ट्रांसफ़र करे। तो उसने कहा कि वो केस चूँकि फिर जिस जज साहब के सामने आ गई तो जज साहब ने मेरे हक़ में फैसला दिया और जज साहब ने फिर अपने लोगों को क्योंकि वहाँ ग्राउंड पे भेजा और उसने जब देख लिया तो उन्होंने भी जज साहब को रिपोर्ट दी कि ये जो कब्ज़ा माफिया है ये बंदा ज़बरदस्ती उस पर काबिज़ हो चुका है। तो यहाँ पे तो सेशन जज साहब ने उनके हक़ में फैसला दे दिया। अभी जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो बड़े बड़े वकील भी उनके पीछे खड़े हुए हैं, तो अभी जाकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी। आप मुझे ये बताइए कि एक बंदा सऊदी अरब के अंदर मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी और मेहनत करके पैसा कमाते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान में वापस आकर यहाँ पे अदालती केसेस पर वो मज़ीद पैसा खर्च करेगा। उसने अगर वो प्लाट परस करी उसी वक्त 50 लाख या 60 लाख रुपए में ख़रीदी थी, परस करते हैं, और उनके पास वही पैसा था और उसने इसी नियत के साथ इसको लिया कि चलो ये चंद साल के बाद शायद इसकी कीमत 70-80 लाख तक पहुंच जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर आप जब वकला को हायर करते हैं, आप इस किस्म के सिविल केसेस करते हैं, तो उस पर आपके लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। अभी परस करिए अगर ये प्लाट ये हाई कोर्ट भी जाए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, क्योंकि उनके पास वकला है, वकला उनके हिस्सेदार हैं, तो उनका तो कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन पैसा यहाँ पे इसी बंदे का खर्च हो रहा है। तो अब मुझे बताइए कि अभी ये जो बंदा है ये आप लोगों के ख्याल में नेक्स्ट टाइम ये कभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, कि इस्लामाबाद में आ जाए यहाँ पे कोई प्लाट ख़रीदे, पेशावर में आ जाए कोई प्लाट ख़रीदे, लाहौर में आ जाए कोई प्लाट ख़रीदे, या किसी और जगह पे जाकर वहाँ पे कोई प्लाट ख़रीदे, ये कभी भी नहीं करेंगे। तो इसी वजह से चूँकि अगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम होता कि ये जो इस किस्म के सिविल केसेस है अगर अदालत में आ जाते हैं तो विद इन 3 मंथ्स आप उसका फैसला देंगे, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये केसेस अगर जाएंगे तो वहाँ विद इन 6 मंथ इस केस का फैसला होगा। अगर ये कब्ज़ा माफिया साबित हुआ कि इस बंदे ने कब्ज़ा किया है तो इस बंदे को उम्र कैद होगी और इसी तरह इसको 50 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। जब आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे कि उम्र कैद के साथ साथ ये बंदा 50 करोड़ रुपए जुर्माना भी हुकूमती ख़जाने में जमा करेगा और उस 50 करोड़ में से हाफ जो पेमेंट है 25 करोड़ वो इस मुतासिरा बंदे को मिलेगा, 25 करोड़ जो है वो हुकूमती ख़जाने में जाएगी। तो कम अज़ कम उनको भी रिलीफ मिलेगा और यहाँ पे हुकूमत को भी पैसा आ जाएगा। और ये जो कब्ज़ा माफिया है फिर इनके सर्कल के अंदर जितने भी लोग होंगे, क्योंकि जो मुतासिरा पार्टी है अगर आप उनसे पूछ ले तो उनके पास ये सारे नाम होंगे कि कौन कौन बंदा इस गैंग के अंदर शामिल है, क्योंकि जब आप किसी के साथ केस शुरू करते हैं तो फिर आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह अगर उनके पीछे कोई वकील साहब है तो उनको भी उम्र कैद होना चाहिए, अगर उसके पीछे कोई पॉलिटिशियन है तो उनको भी उम्र कैद के लिए और हमेशा के लिए सियासत से नाअहल होने की सज़ा उनको देनी चाहिए। इसी तरह इस किस्म की सख्त सज़ाएं जब आप लेकर आएंगे तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान से ये कब्ज़ा माफिया ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक इनको इसी तरह के तारीख़ी सज़ाएं और इबरतनाक सज़ाएं नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर न कोई इन्वेस्ट करेगा पैसा, न कोई इन्वेस्टर आएगा जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से हैं, और न यहाँ पे लोकल पाकिस्तानियों में से कोई भी बंदा जाकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर करेंगे तो सिर्फ ताकतवर लोग करेंगे जिनके हाथ में ताकत हो। अगर कोई बंदा आकर वहाँ पे काबिज़ हो जाए तो फिर उनके पास इतना ताकत हो कि वो जाकर ज़बरदस्ती उनसे अपना कब्ज़ा भी छुड़ाए और उसको निशान इबरत भी बनाए, और फिर यहाँ पे लोग कहते हैं कि इसने कानून को हाथ में लिया। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपके केसेस साल तक अदालतों में चलते रहेंगे फिर आपको इंसाफ भी नहीं मिलेगा, तो आपके पास रास्ता क्या है कि जब आपको इतना बड़ा माली नुकसान पहुंच जाए फिर आपको इंसाफ भी न मिले और वो बंदा इतना ताकतवर हो कि कभी आपको एक अदालत में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में आपको धकेलते रहते हैं और आपको ज़हनी अजियत देते हैं, तो आपके पास फिर क्या रास्ता है, क्या आप करेंगे?
इसी वजह से जब तक पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, ये पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और जो इमरान खान बात करते हैं कि उसके लिए बुनियादी रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, और इवन के आइन के अंदर और जो हमारे पीपीसी और ये जो बाकी कवानीन हैं उसके अंदर बुनियादी चेंजेस लाने पड़ेंगे, और सख्त तरीन किस्म के सज़ाएँ और सख्त तरीन किस्म के जुर्माने जब तक इन लोगों के लिए तजवीज़ नहीं होगी, उसी वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकता। एक दूसरी कहानी सुन ले। एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे अक्सरियत असातिज़ा है, और वो असातिज़ा जिसको मेमारे कौम कहते हैं कि आपके कौम वही लोग इन तालीमी इदारों के अंदर तैयार करके वो आगे आकर पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि उसने मुझे हैरान कर दिया कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो असातिज़ा साहिबान का उनके जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र का सिलसिला है वो आप बग़ैर पैसों के नहीं कर सकते। फर्ज़ करें मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होना चाहता हूँ अपने इलाके के करीब, अपने घर के करीब किसी स्कूल में, वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो होना तो ये चाहिए कि अगर मेरे घर के करीब कोई वैकेंसी अगर खाली है तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि उसको देख ले और फौरी तौर पे मुझे ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना ट्रांसफ़र करते हैं तो मुबैना तौर पे आपको कम अज़ कम 40,000 से लेकर 70,000 तक या 80,000 तक या 1 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं। अभी एक पीटीसी टीचर है वो भर्ती हुआ और उसकी सैलरी है तकरीबन जो उनको मिलते हैं 24-25 हज़ार रुपये। जब आप उनका ट्रांसफ़र करते हैं और 1 लाख रुपए आप उनसे लेते हैं तो उसका मकसद कि 4 महीनों का तनख्वाह आपने उनसे ले लिया। अगर वो बंदा मैरिड है, उनकी फैमिली है, उनके माँ बाप है, उनके बहन भाई है, और उसी घर के अंदर सिर्फ यही एक बंदा मुलाजिमत करता है, तो ये 4 महीने वही फैमिली किस तरह गुजारा करेंगे। फिर आप कभी अगर आपने कोई प्लाट वगैरह अगर ख़रीद ली, आप किसी पटवारी के पास जाए और आप मुझे बग़ैर रिश्वत के उसका ट्रांसफ़र करके दिखाए। फिर आप किसी भी सरकारी महकमे के अंदर जाए, ये जो जितनी भी बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं, आप इस पे देख लें। मुझे याद आया कि जब मैं पेशावर में था, उस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर मैं काम कर रहा था, तो उस वक्त एक बंदे ने मुझे बताया कि यार ये खैबर एजेंसी उसी वक्त पॉलिटिकल एजेंट का सिस्टम था। तो आप अगर आपका अगर कोई बंदा है तो उसको हम उधर ही पोस्ट करेंगे गवर्नर के ज़रिए, खैबर एजेंसी का पॉलिटिकल एजेंट लगाएंगे, और उस वक्त जो है वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी। तो उसमें चलो आप ऐसा करें कि वो हमें 3 करोड़ रुपए देंगे तो उसमें 50 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, और 1.5 करोड़ रुपए जो है उसमें 50 हम लेंगे, और 2 करोड़ जो है वो ऊपर और कहीं चला जाएगा। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा मेरा तो ऐसा कोई भी नहीं है, और अगर कोई होता भी तो इस किस्म का काम मैं कभी भी, न मैंने ज़िंदगी में किया है और न मैं कभी करूँगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चलो आप तो मुझे 50 लाख रुपए देंगे, और उस वक्त 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आप मुझे ये 50 लाख रुपए देंगे तो क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट 5 साल तक ज़िंदा रहूँगा, ताकि इस 50 लाख रुपए से मैं कोई अच्छी सी मज़े की ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो उसने कहा कि नहीं, वो तो आपको 1 सेकंड की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। तो मैंने कहा यही सवाल है कि जैसे आप मुझे ये 50 लाख रुपए देंगे, मैं आपके पास से निकल जाऊंगा, और निकलती ही वहाँ पे इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, और मैं सीधा अल्लाह ताला के सामने जाकर वहाँ पे जब मुझसे सवाल किया जाएगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो बंदा खामोश हुआ। उसने कहा कि आपकी बात तो दुरुस्त है। तो मैंने कहा ये बात इसी वजह से मैंने कर दी कि अगर आपके पास इख्तियार भी है, आप कर भी सकते हैं, गवर्नर से आपके बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं, लेकिन ये काम कभी भी ना करें। सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतना पैसा दे जिसके अंदर मैं इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ। जब आप हलाल तरीके से कमाएंगे तो उसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की बरकत अल्लाह ताला डालेंगे, और उसमें आप खुश रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। लेकिन जब आपने हराम के ज़रिए कमाना शुरू कर दिया तो याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी हमेशा बहुत ज़्यादा मुश्किल
گزرے گی، آپ کے گھر میں ہمیشہ بیماریاں ہوں گی، آپ کے بچوں کے سب عجیب قسم کے مسائل ہوں گے، آپ کی بیوی کے اندر ایک تو آپ کے جو گھر کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ ٹینس رہے گا، اور پھر وہ بیماریوں کا ایک 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 اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، اور آپ دیکھ بھی لیے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کے گھروں کی زندگی صرف آپ دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں کہ ان کے گھر کے اندر کیا حالات ہے، تب آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اسی وجہ سے میں آپ سارے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ جو مجھے دیکھتے ہیں، کہ زندگی میں ہمیشہ کوشش کریں کہ حرام سے دور رہیں۔ جب آپ حرام سے دور رہیں گے، جب آپ اپنے کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں کریں گے اور آپ حلال طریقے سے کمائیں گے، تو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک سکون ہوگا، ایک خوشی ہوگی، آپ کے بچوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشی کا ایک سبب بنائیں گے، آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی بیماریاں نہیں ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے میں اپنے سارے دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ کے لیے ایماندار رہے، ہمیشہ کے لیے سچ بولے، ہمیشہ کے لیے آپ جہاں بھی ہے، آپ کسی پرائیویٹ جگہ محکمے میں ہیں، ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کسی ادارے میں ہیں، یا آپ سرکاری میں ہیں، ہمیشہ ایمانداری سے کام لیں، کبھی بھی رشوت کو ہاتھ نہ لگائے، اور ہمیشہ مخلوق کی خدمت کریں۔ جب آپ لوگوں کی خدمت کریں گے تو اس میں آپ کو دل کا ایک سکون ملے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔